Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing an important chapter respirations in plant. Today we will discuss the most important topic for the NEET, that is the TCA cycle, and this TCA cycle also known as the Krebs cycle. और आज के लेक्चर में हम समझेंगे आखिर TCA साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल क्यों कहते हैं। साथ में हम देखेंगे आखिर इस साइकिल में कौन कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं और ये साइकिल आखिर सेल के अंदर कौन से प्लेस पर होगी, ये सब हम इस लेक्चर में समझेंगे। और यहाँ पर एक क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 और कितने FADH2 और GTP या फिर जैसे हम कहते हैं ATP का प्रोडक्शंस होगा। चलिए लेक्चर को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एरोबिक रेस्पिरेशन। एज यू नो ऑलरेडी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं रेस्पिरेशंस के बारे में। रेस्पिरेशंस क्या है? ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द ATP इज नोन एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जब हम रेस्पिरेशंस की बात करते हैं तो हम इसे डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक दैट्स मीन्स द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर लेस अमाउंट्स में एनर्जी रिलीज होती है। जब हम समझते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, सो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो इसके कारण यहाँ पर हाई अमाउंट्स में एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ हमें समझना है एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशंस की प्रोसेस होगी। सो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए हम लेते हैं सबसे पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक एसिड। हमें समझना है ग्लूकोज को लेकर। सपोज यहाँ पर पहले से ग्लूकोज प्रेजेंट है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का जब एरोबिक रेस्पिरेशंस होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एरोबिक रेस्पिरेशंस हो रहा है तो ग्लूकोज स्पेशली ब्रेक डाउन होगा। और जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा अल्टीमेटली ग्लूकोज फॉर्मेशंस करेगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स का, और साथ में इससे एनर्जी रिलीज होगी। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होगी? एनर्जी जो रिलीज होगी, द एनर्जी विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। अब एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, सो एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से यहाँ पर 38 या फिर 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। सो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जनरली जो ग्लूकोज का मोलिक्यूल्स होता है, ये ग्लूकोज के एक मोलिक्यूल से पायरुविक एसिड्स के 2 मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ग्लूकोज का मोलिक्यूल्स 6 कार्बन कंपाउंड होता है जबकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड्स होता है। और जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये इसको 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एम्बेडन, मेयरऑफ एंड पार्नस ने। तो हम ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते थे? EMP पाथवे, और वो कहाँ हो रही थी? सेल के साइटोप्लाज्म में। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो अब समझिए किस तरीके से आखिर एरोबिक रेस्पिरेशन की ओवरऑल प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पर क्या कहा? एज्यूम इट, यहां पर एक प्लांट सेल प्रेजेंट है। हमने यहां पर क्या बनाना चाह रहा है? एक प्लांट सेल बना रहा है। ये हमने बना दी बेटा एक प्लांट सेल। ठीक है, अब जब हमने यहां पर प्लांट सेल्स को बनाया है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल हो गई। अब इस प्लांट सेल में क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स है, तो हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज अ प्लांट सेल। क्या है? एक ये प्लांट सेल है। और प्लांट सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल्स होती है। और जब यूकैरियोटिक सेल्स है तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, गोल्जी बॉडी भी है। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशंस में मेनली हमें डिस्कशन करना है किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम इस यूकैरियोटिक सेल्स में एक सेल ऑर्गेनेल्स बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब सपोज हमने यहां पर क्या बना दिया, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ये सेल के अंदर क्या बना दिया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मींस द, इस माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है। जो येलो कलर से बनाई है दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये जो रहेगी दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि जो ग्रीन कलर से बनाई है दैट इज कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर जो हमने कहा ये जो स्पेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हमने क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, क्योंकि हम यहां पर क्या समझना चाह रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशंस को समझना है। अब देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशंस की प्रोसेस है कब होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कहां पर होगी, यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, ये एक सेल है, ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब जो सेल का साइटोप्लाज्म है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में पहले से क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स इंटर करता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, और ग्लाइकोलिसिस को हम क्या कह देते हैं, ईएमपी पाथवे। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन होते हैं, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद ये फॉर्मेशंस करता है किसका, पायरुविक एसिड्स का। और पायरुविक एसिड इज द 3 कार्बन कंपाउंड। जब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हुआ तो उसके कारण एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड्स बनते हैं। दिस इज द ईएमपी पाथवे और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, जो कि कहां हुई, सेल के साइटोप्लाज्म में। एक्सक्यूज मी। अब क्या होगा, जब सेल के साइटोप्लाज्म में यहां पर फॉर्मेशंस हुआ पायरुविक एसिड्स का, ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहां पर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये लिख दिया मैंने पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो एसिटाइल को ए है, दिस विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, दैट इज कॉल्ड द टीसीए साइकिल। और ये टीसीए साइकिल कहां पर होगी, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस तरीके से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं, तब जाकर यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशंस होगा। अब किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशंस होंगे, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का होगा तो ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन पाथवे था एरोबिक और एनारोबिक में। इसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर जो प्रोसेस चलेगी, फर्स्ट प्रोसेस एंड द सेकंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल, या फिर हम इसे कहते हैं टीसीए साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, यहां पर स्टेप वाइज रिमूवल होगा हाइड्रोजन एटम्स का, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होती है। सो दैट इज कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल। सेकेंड प्रोसेस हम देखते हैं, जब यहां पर क्रेब्स साइकिल में NADH2 और FADH2 बनते हैं, तो इन NADH2 और FADH2 से ATP जब बनेंगे, एक NADH2 से, जब हम यहां पर देखते हैं एक NADH2 से, है ना, यहां पर बनते हैं 3 ATP मॉलिक्यूल्स, और एक FADH2 से फॉर्मेशंस होता है कितने का, 2 ATP मॉलिक्यूल्स का। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहां पर होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स साइकिल कहां हो रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि हम देखते हैं सेकंड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां चलेगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तब जाकर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो 38 या फिर 36 ATP का फॉर्मेशंस होगा। क्लियर, एक्सक्यूज मी। अब हम समझते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आल्सो कॉल्ड द TCA साइकिल।
हम इस साइकिल को क्या कह देते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज द टीसीएस साइकिल। अब जब हम टीसीएस साइकिल के बारे में डिस्कशन होता है तो सबसे पहले टीसीएस साइकिल को एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेप। हैंस क्रेप ने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया, और डिस्कवर्ड किया कहाँ पर? फ्लाइट मसल्स ऑफ द पिजन्स में। तो हैंस क्रेप के नाम पर हम जो है टीसीएस साइकिल को किसके नाम से जानते हैं? क्रेप साइकिल। तो टीसीएस साइकिल आल्सो नोन एज द क्रेप साइकिल ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हैंस क्रेप। हैंस क्रेप के नाम से हम इसको क्या कहेंगे? क्रेप साइकिल कहते हैं। अब जब हम क्रेप साइकिल का आगे डिस्कशन करते हैं, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसको हम क्या कह देते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल मीन्स द CAC। आखिर CAC क्यों कहा? क्योंकि जब क्रेप साइकिल चलती है तो क्रेप साइकिल के अंदर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, इनमें सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज द 6 कार्बन कंपाउंड विच इज नोन एज द सिट्रिक एसिड। जब पहला कंपाउंड इसमें सिट्रिक एसिड बनता है तो इसी सिट्रिक एसिड्स के कारण हम टीसीएस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब जब सिट्रिक एसिड साइकिल का हम आगे डिस्कशन करेंगे तो हमने इसको कहा जो क्रेप साइकिल है या सिट्रिक एसिड साइकिल है, इसे टीसीए क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो मेनी इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड जो इसमें बन रहे हैं, इन इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जब 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इन 3 कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट के कारण दिस इज कॉल्ड द टीसीएस साइकिल। टीसीएस साइकिल कब होगी? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। दैट मीन्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में टीसीएस साइकिल चलती है। अब जब टीसीएस साइकिल चलेगी तो इस टीसीएस साइकिल में कौन कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होगा? तो मोस्ट कॉमनली यहां पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है, इससे एनर्जी रिलीज होगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टीसीएस साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब टीसीएस साइकिल मल्टीपल स्टेप में होती है, तो इसमें वेरियस एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? ये एंजाइम स्पेशली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में सोल्यूबल है लगभग सभी एंजाइम, सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम को छोड़कर, दैट एंजाइम इज कॉल्ड द SDH, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो अब जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, ये कहां प्रेजेंट रहेगा? दिस विल बी प्रेजेंट एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो ये हमने जनरल डिस्कशन किया टीसीएस साइकिल का। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। अब हम समझते हैं क्रेप साइकिल। अब जो क्रेप साइकिल मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रेप साइकिल को लेकर? देखिए, सबसे कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, कहाँ पर आखिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कौन से स्टेप में? इसमें स्पेशली जीटीपी का फॉर्मेशन होगा, और जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू द एटीपी। कौन से स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होगा? साथ में पूछा जाता है कहां पर आखिर FADH2 बनते हैं, और कौन से स्टेप में इसमें NADH2 का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द नीट। तो बिल्कुल आप लोगों को यहां पर इंटरमीडिएट जो कंपाउंड्स बनते हैं, इन इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, हम समझते हैं जब एक ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ EMP पाथवे के थ्रू, या फिर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस या EMP के थ्रू, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से यहां पर 2 पायरुविक एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। हम अभी जो क्रेप साइकिल को समझ रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स को लेकर समझ रहे हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड। और जो पायरुविक एसिड है 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। जब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट होकर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, इस समय पायरुविक एसिड आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में।
जब ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम लगते हैं और इन कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम को हम नाम से जानते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, साथ में CoA की प्रेजेंस में, और इस केस में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, साथ में NAD रिड्यूस होकर NADS2 का फॉर्मेशन करता है। जब पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है तो यहां हमने क्या कहा, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होता है सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द लिंक रिएक्शन, या फिर हम इसे कहते हैं गेटवे रिएक्शन, जो कि एक तरीके से क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे। जब ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तब जाकर यहाँ पर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी। तो याद रखें, पहला डीकार्बोक्सिलेशन कब हो रहा है, क्योंकि पायरुविक एसिड में 3 टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फर्स्ट इन लिंक रिएक्शंस एंड ट्वाइस इन द क्रेब्स साइकिल। दैट्स मीन्स एक बार लिंक रिएक्शंस में होगा और 2 बार कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल में। सो दैट्स मीन्स डीकार्बोक्सिलेशन के इन तीनों पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है, क्योंकि नीट में मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे समझिए आप लोग। अब क्या हुआ, लिंक रिएक्शंस हुई तो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, उस समय एक NADS2 बनता है। यदि यहां पर 2 पायरुविक एसिड्स हैं तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, 2 NADS2 बनेगा। लेकिन हम एक का एग्जांपल लेकर समझते हैं। अब एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड। जब यहां पर पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई। अब क्या होगा, जो सिट्रिक एसिड है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिस एकोनिटिक एसिड्स में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देन आफ्टर सिस एकोनिटिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड्स में। जब ये ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड्स में कन्वर्ट होता है, एंजाइम लगता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, और इस केस में एक NAD रिड्यूस होकर NADS2 का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कहाँ NADS2 बनते हैं। क्लियर है ये बात, यहां पर NADS2 बन गया। फिर जो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड है अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड्स बनाएगा। जब ये अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड्स बनाता है तो ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, वो 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। सो दैट्स मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर रिलीज हो जाती है। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड सक्सिनाइल CoA बनाता है, तो इस केस में CoA इंटर करता है, साथ में NAD रिड्यूस होकर NADS2 का फॉर्मेशन करता है, और साथ में एक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूट्रिक डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। अब जो सक्सिनाइल CoA है, दिस सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड्स में। अब जो सक्सिनिक एसिड्स में जब कन्वर्ट होगा, इस समय एक GTP का फॉर्मेशन करते हैं, और हमने कहा 1 GTP इक्विवेलेंट टू द 1 ATP, क्योंकि आगे चलकर इस एक GTP से ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को ये रिएक्ट कराकर एक ATP का फॉर्मेशन कर देता है। अब जो सक्सिनिक एसिड है, ये सक्सिनिक एसिड्स कन्वर्ट होगा फ्यूमरिक एसिड्स में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में, यहां पर एक FADS2 बन जाएगा। अब जो फ्यूमरिक एसिड्स है, ये फ्यूमरिक एसिड्स कन्वर्ट होगा मेलिक एसिड्स में फ्यूमरेस एंजाइम की प्रेजेंस में, और फिर मेलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से एक क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। तो हम इस क्रेब्स साइकिल में देखेंगे लिंक रिएक्शंस में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल में 2 प्लेसेस पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। यदि क्वेश्चन आ जाए कि जब पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में इंटर करने वाला है, उस समय ओवरऑल पायरुविक एसिड से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, सो 3 कार्बन, क्योंकि एक तो लिंक रिएक्शंस में, लेकिन क्रेब्स साइकिल में वास्तव में 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं।
अब हमने कहा कितनी जगह पर जीटीपी या एटीपी बनते हैं, एक क्रेब साइकिल में ओनली 1 प्लेसेस पर जीटीपी या फिर एटीपी बनेंगे, और एक क्रेब साइकिल में ओनली 1 प्लेस पर FADS2 बनते हैं, जबकि 3 प्लेसेस पर NADS2 का फॉर्मेशन होना है। अब इस क्रेब साइकिल में आपको कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कहाँ जीटीपी और एटीपी बनते हैं, कहाँ FADS2 बनेगा और कहाँ NADS2 बनेगा, इन्हें याद रखना जरूरी है। इसीलिए इस क्रेब साइकिल में बनने वाले इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि एग्जाम में जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स तो पूछे जाते हैं, लेकिन एंजाइम नहीं पूछे जाते हैं नीट में। एक्सक्यूज मी। तो एंजाइम को याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रख सको तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको इंटरमीडिएट को तो जरूर याद रखना पड़ेगा। तो अब जो आपकी दिक्कत है कि आखिर हम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को कैसे याद रखें, सो आप एक छोटे से निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं। वो छोटा सा निमोनिक्स क्या है, ओ सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल्स। तो इससे आप लोग जो फर्स्ट अल्फाबेट है ओ, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, फिर सिट्रिक एसिड, एकोनिटिक एसिड दैट इज कॉल्ड द सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रेट OS ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूट्रिक, जो हमने कहा था अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, फिर SY सक्सिनाइल CoA, सक्सिनेट, फ्यूमरिक एसिड्स और मैलिक एसिड। तो आप लोग टोटल बनने वाले इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को याद रख सकते हैं, है ना। ओ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, है ना। तो इस तरीके से टोटल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि डी कार्बोक्सिलेशंस कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो ऑन द कॉन्सेप्ट के बेस पर याद रख सकते हैं। जब 6 कार्बन कंपाउंड, ये रहा 6 कार्बन कंपाउंड 5 कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा, तब डी कार्बोक्सिलेशंस होगा, पहली बात। फिर दूसरा, जब 5 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन में कन्वर्ट होगा, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। यदि कॉन्सेप्ट के बेस पर याद ना रख सकें तो ऐसे याद रखें, ऑफकोर्स अ सिली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। मैंने क्या कहा, ऑफकोर्स अ सिली कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज, ठीक है, ऐसे याद रख लो। ऑफकोर्स या सिली मतलब ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड्स के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या कहा, ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूट्रिक के बीच में रिलीज होगा। फिर हमने कहा अल्फा कीटो ग्लूट्रिक और सक्सिनाइल कोएंजाइम के बीच में यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इस तरीके से निमोनिक्स के थ्रू भी याद रख सकते हैं, ऑफकोर्स असिली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ऑक्सिलो सक्सिनिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड्स में कन्वर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। जब अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब क्वेश्चन उठता है कितनी जगह पर जीटीपी बन रहा है, तो हमने कहा 1 प्लेसेस पर। कहां पर आखिर जीटीपी एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो हिंदी में आप लोग ऐसा लिख लें, जहां आपको बड़ा सा ए दिख जाए वहां पर क्या बनेगा, एटीपी, और यहां पर एटीपी किसके फॉर्म में बनता है, जीटीपी के फॉर्म में बनता है। तो बड़ा सा ए आप ध्यान से देखोगे लास्ट में कहां दिखेगा, सिर्फ एक जगह पर दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द सक्सिनाइल को ए। तो सक्सिनाइल को ए के बाद यहां पर जीटीपी और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन उठता है कहां FADS2 और NADS2 बनेंगे। FADS2 और NADS2 को बनने के लिए एक छोटे से निमोनिक्स से याद रखें, तो हमने यहां छोटा सा निमोनिक्स क्या लिख दिया, फास्ट मेन। अब फास्ट मेन से कैसे याद रख सकते हैं आप लोग, तो देखिए जैसे मैंने लिखा फास्ट मेन, तो फास्ट मेन मीन्स द FADH2, क्या लिखा मैंने, FADH2 कहां बनेगा, सक्सिनिक एसिड्स के बाद, और सक्सिनिक एसिड आल्सो कॉल्ड द सक्सिनेट। तो ध्यान से ढूंढो बेटा, ये रहा सक्सिनिक एसिड्स, है ना, यहां सक्सिनिक एसिड्स के बाद क्या बनेगा, FADH2। फिर हम यहां पर देखते हैं आखिर कहां पर NADH2 बनेगा, तो NADH2 मैंने क्या कहा, 3 प्लेसेस पर। पहला मेलिक एसिड्स के बाद, है ना, पहला हमने क्या लिख दिया भैया, मेलिक एसिड्स के बाद। मेलिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड द मेलेट, तो ये रहा मेलिक एसिड्स, मेलिक एसिड्स के बाद बन गया। दूसरा ए से अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, क्या लिखा मैंने यहां पर,
अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड्स के बाद। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड ध्यान से ढूंढो, ये होगा भैया अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड, इसके बाद बनेगा, ठीक है, सेकेंड। थर्ड आई मीन्स द आइसोसिट्रेट के बाद। तो आइसोसिट्रेट ध्यान से देखो कहाँ है, दिस इज द आइसोसिट्रेट। तो आइसोसिट्रेट के बाद तो क्या बनता है, NaDH2 बनता है। अब आप लोग इस लेक्चर को यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना और समझा तो 100% नीट में आने वाले क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रेस्पिरेशन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।